दूर एक गांव में जहां अजीब डर का माहौल है। रात के अंधेरे में जानवर एक के बाद एक मरने लगे हैं, लेकिन ये कोई आम मौत नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस ने उन्हें खाया है। कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ये हो क्या रहा है और सभी लोग डरे हुए हैं। गांव वालों ने टोक्यो से एक स्पेशल डिटेक्टिव बुलाया है जिसका नाम इनुगामी है, जो कि ये केस सॉल्व करने वाला है। गांव के बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने सुना है कि एक बड़ा डिटेक्टिव टोक्यो से आ रहा है और वो सब उसे देखने के लिए यातारो के घर जाना चाहते हैं। यातारो बोलता है, ठीक है, तुम लोग आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मेहमान को डिस्टर्ब नहीं करना। तभी उसे कबाने दिखता है और वो उसे बोलता है, अरे तू गेस्ट के सामने मत आना क्योंकि तेरे बदन से बड़ी बदबू आती है। इसी बीच डिटेक्टिव इनुगामी अपने कार में गांव आ रहे हैं कि तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी क्लाइंट मिसेस कुसाका उन्हें अपनी कार में गांव ले जाती है। रास्ते में वो इनुगामी को सब कुछ बताती है कि कैसे जानवर मर रहे हैं, लोग डर रहे हैं और ये बात वो बच्चों से छुपा रहे हैं। जब इनुगामी मिसेस कुसाका के विला पहुंचता है तो उसकी नजर कबाने पे पड़ती है, जो कि खेत में काम कर रहा है। इनुगामी उसे हेलो कहते हैं, लेकिन कबाने चुपचाप रहता है। इनुगामी सोचते हैं ये लड़का या तो बहुत शर्मीला है या फिर इतना काम करता है कि स्कूल भी नहीं जाता। इनुगामी जब हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं तभी यातारो मिसेस कुसाका का बेटा उनसे मिलने आता है। यातारो इनुगामी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे टोक्यो के बारे में सब बताने लगता है। वो खुद टोक्यो जाना चाहता है, बड़ा शहर देखना चाहता है। इनुगामी उसे दूसरे लड़की कबाने के बारे में पूछता है। यातारो बताता है कि गांव वाले उसे दोरो ताबू बुलाते हैं, जो कि एक डीमन का नाम है। और हाँ, वो ये भी बताता है कि कबाने के बदन से बहुत बदबू आती है, इसीलिए उसे गेस्ट के पास नहीं आने देते। नहाने के बाद इनुगामी मिसेस कुसाका से कहता है कि अब से वो चाहता है कि दोरो ताबू यानी कबाने उनका ख्याल रखे। मिसेस कुसाका थोड़ा हैरान होती है लेकिन मान जाती है। अगली सुबह कबाने इनुगामी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। इनुगामी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। वो कबाने से पूछते हैं क्या उसने गांव में कुछ अजीब देखा है। कबाने शुरू में तो चुप रहता है और बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट के बाद बात करेगा, क्योंकि उसे शर्म आती है अपनी बदबू की वजह से। लेकिन इनुगामी उसे राहत देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबाने फिर बोलता है कि वो जानता है कि इनुगामी यहाँ जानवरों के सड़े लाशों की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। वो बताता है कि वो ही उन लाशों को डिस्पोज करता है और ये सब अमावस्या की रात में होता है। इनुगामी ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो यहाँ और रुकेगा और कबाने के साथ काम करेगा। खेत में काम करते हुए इनुगामी की नजर कबाने के गले में बंधे हुए पत्थर पे पड़ती है। कबाने बताता है कि ये पत्थर शायद उनके पेरेंट्स का था जो उसे छोड़ के चले गए थे। इनुगामी वो पत्थर देखना चाहता है और उसे पता चलता है कि यह तो लाइफ स्टोन है, जो कि बहुत ही रेयर होता है और सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में बनता है। इनुगामी को ये समझ आ जाता है कि कबाने के पेरेंट्स ने उसे नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि वो इतनी कीमती पत्थर कभी नहीं छोड़ते। वो कबाने से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा। कबाने को समझ नहीं आता, लेकिन वो बोलता है कि शायद वो उनसे मिलना चाहेगा। अमावस्या की रात को कबाने इनुगामी का वेट कर रहा होता है। तभी यातारो कबाने के पास आता है और उसे ब्लेम करने लगता है कि उसकी वजह से वो टोक्यो नहीं जा पाएगा। गुस्से में वो कबाने का लाइफ स्टोन चुरा लेता है। कबाने ये देखकर गुस्से में यातारो पे हमला कर देता है और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो अपनी लाइफ स्टोन वापस चाहता है। यातारो डर के भाग जाता है और लाइफ स्टोन को वहीं छोड़ देता है। जैसे ही कबाने को उसका लाइफ स्टोन मिलता है वो नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद इनुगामी कबाने को ढूंढते हुए आता है। कबाने खुद को गिल्टी मानता है और बोलता है ये सभी अजीब घटने का जिम्मेदार वही है। इनुगामी उसे दिखाता है कि उसके बैक में एक पूंछ है। वो समझाता है इस दुनिया में डीमन मौजूद है और वो भी उन्हीं में से एक है। वो बताता है कि कबाने कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि वो एक किमोनो है जो कि आदमी और गुल का मिक्स है और उसका लाइफ स्टोन उसे कंट्रोल में रखता है ताकि वो इंसानों पर हमला ना करे। इनुगामी को यकीन है कि कोई और ही कल्प्रिट है। कबाने को यातारो की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे अमावस्या की रात को होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता। उधर भागते हुए यातारो को याद आता है कि कैसे उसने बचपन में एक बार कबाने को गलती से मार दिया था, लेकिन कबाने फिर से जिंदा हो गया था। तभी दो इन्फेक्टेड कुत्ते यातारो पे हमला कर देता है। इनुगामी अपनी गन से एक डॉग को मार देता है और कबाने दूसरे डॉग का गला तोड़ देता है। उन्हें कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डियर एक कुत्ते को खा रहा है। वो डियर उन पे हमला कर देता है। इनुगामी उस पे गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी कबाने आगे बढ़ता है और अपना हाथ उस डियर के मुंह में डाल देता है। वो उस डियर का सिर फाड़ देता है। वापस आते हुए
कबाने बोलता है वो अब यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि यातारो को उसका सच पता चल गया है। इनुगामी तभी अपनी गन कबाने पे पॉइंट करता है। वो बताता है कि मिस कुसाका ने उसे कबाने को मारने के लिए हायर किया था। उन्हें कबाने का सच पता है क्योंकि उनकी बहन यानी कि कबाने की माँ ने उन्हें ये बताया था। वो डर गई थी। उन्हें लगा कि शायद ये जानवरों के लाशों वाली घटना के पीछे कबाने का हाथ है, इसलिए उसे मारने का डिसाइड किया। चाहे कल्प्रिट मर चुका हो, लेकिन मिसेस कुसाका कभी बिलीव नहीं करेगी कि ये सब कबाने ने नहीं किया था। कबाने ये सुनकर चुप हो जाता है और अपनी मौत स्वीकार कर लेता है। इनुगामी उससे उसका नाम पूछता है और ये भी कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा, लेकिन कबाने मना कर देता है और बोलता है कि वह उसे मार दे। इनुगामी उसके सर में गोली मार देता है। इनुगामी कबाने की बॉडी मिसेस कुसाका के पास ले जाता है और बोलता है कि वो इसे डिस्पोज कर देगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कबाने की बॉडी इनुगामी की कार में जिंदा हो जाती है। इनुगामी उसे बताता है कि वो एक गूल है और इतनी आसानी से नहीं मर सकता, पर गांव वालों के लिए वो मर चुका है, इसलिए उसे अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। इनुगामी उसे अपनी काउंसलिंग ऑफिस ले जाता है और उसे कुछ कपड़े देता है और एक स्पेशल परफ्यूम देता है जिससे डीमन अपने स्मेल छुपाते हैं। जैसे ही कबाने कपड़े बदलता है, दो और लड़के अंदर आते हैं और कबाने को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं ये कौन है। इनुगामी अपने ऑफिस में कबाने को आकिरा और सिक्की से मिलाता है और बोलते हैं ये दोनों भी मेरे साथ काम करते हैं, क्या तुम भी यहाँ काम करना चाहोगे। कबाने थोड़ा कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। इनुगामी मुस्कुरा के बोलते हैं कोई जल्दी नहीं है, सोच के बताना। तभी आकिरा कहती है ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या तुम भी एक डीमन हो। इनुगामी बोलते हैं हाँ, वो एक तरह से डीमन ही है, वो एक डीमन और इंसान का मिक्स है, बिल्कुल सिक्की की तरह। सिक्की ये सुनकर कबाने को घूरता है और फिर बोलता है एक मिनट, ये तो मेरा कपड़ा पहना हुआ है। ये सुनकर कबाने कपड़े उतारने लगता है। सिक्की चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, अब रख लो अपने पास। फिर वो कबाने से पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है। कबाने धीरे से बोलता है शायद 13 साल, तो मैं 1 साल बड़ा हूँ तुमसे। फिर वो बाथरूम की तरफ जाते हुए बोलता है और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर रहा, सोफे पे सो जाना। अकीरा जो अब तक चुपचाप खड़ा था आगे बढ़ता है और बोलता है ज्यादा मत सोचो, सिक्की ऐसा ही है, मैं आकिरा हूँ। कबाने उसे देखते हुए बोलता है तुम बहुत सुंदर लड़की हो। ये सुनकर आकिरा के तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए चिल्लाता है मैं लड़का हूँ और भागते हुए रूम के बाहर चला जाता है। बाद में सिक्की और कबाने एक साथ बैठकर पिज्जा खा रहे होते हैं, लेकिन सिक्की का मूड खराब है। वो बोलता है मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनने वाला। कबाने चुपचाप सुन रहा है और फिर बोलता है ठीक है। सिक्की को ये सुनकर और गुस्सा आता है, अरे कुछ तो बोलो, और ये पिज्जा क्यों नहीं खा रहे हो। कबाने धीरे से बोलता है वो मैं ये पहले कभी नहीं खाया हूँ। सिक्की ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या तुमने पिज्जा कभी नहीं खाया, ये लो ट्राई करो। वो कबाने को एक स्लाइस देता है। कबाने पिज्जा खाने की कोशिश करता है, लेकिन चीज उसके हाथ में चिपक जाता है। सिक्की ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो कबाने पसंद नहीं है। रात को सिक्की अपने बेड पर लेटा हुआ आकिरा से बात कर रहा है। वो बार बार बोल रहा है मुझे कबाने से नफरत है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आकिरा बोलता है शायद तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो पहला हाइब्रिड है जिसे तुमने देखा है अपने अलावा। आकिरा फिर कहता है मुझे लगता है कि कबाने के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो यहाँ आया है। सिक्की बोलता है तो जाके इनुगामी से पूछ लो। आकिरा गुस्से में बोलता है तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे सोना है। सिक्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो डिसाइड करता है वो खुद जाके कबाने को टेस्ट करेगा। कबाने बाथरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। उसे एक थ्रेड दिखता है जिससे वो उलझ गया है। तभी सिक्की वहाँ आता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे आए हो। कबाने समझ नहीं पाता और बोलता है कि वो कार से आया था। सिक्की चिल्लाता है मैं ये नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर कबाने बोलता है वो जहाँ रहता था अब वहाँ नहीं रह सकता, इसलिए इनुगामी उसे यहाँ ले आए हैं। सिक्की उससे पूछता है कि क्या उसे छोड़ दिया गया था और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कबाने कहता है कि उसे छोड़ा नहीं गया था। कबाने उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो थ्रेड उसके पैर में उलझ गया है। सिक्की बोलता है वो थ्रेड आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन कबाने जोर लगा के खुद को छुड़ा लेता है। सिक्की हैरान हो जाता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कबाने को अपने पैर में चोट लगती है, लेकिन तभी उसका घाव ठीक होने लगता है। सिक्की ये देखकर हैरान हो जाता है। कबाने फिर बोलता है क्या अब मैं बाथरूम जा सकता हूँ, और वो बाथरूम चला जाता है। सिक्की अभी भी हैरान है। वो सोच रहा है कि आखिरकार कबाने है कौन, क्या वो सच में एक गूल है और उसके घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। अगले दिन इनुगामी सभी के साथ एक नया मिशन में जाते हैं। कार में इनुगामी बोलते हैं आज तुम तीनों को एक टीम की तरह काम करना है।
और ये दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। जब वो इंसिडेंट वाली जगह पहुंचते हैं तो वहां का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताता है कि अंदर एक माँ, एक बच्चे और एक रेस्क्यूअर फंसे हुए हैं। बाहर 2 बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं जो शायद उन्हीं के भाई बहन हैं। इनुगामी दरवाजे पर झांक कर देखता है और पूछता है, ये कब से ऐसा ही है? इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है, इसे हुए 20 से 30 मिनट हो चुका है। इनुगामी बोलते हैं, चलो तुम तीनों भी देखो अंदर क्या हो रहा है। सिक्की, आकीरा और कबाने दरवाजे से अंदर देखते हैं और उनके चेहरे पे डर साफ दिखता है। अंदर पूरा कमरा कीड़ों से भरा हुआ है जो कि अंदर फंसे हुए लोगों का खून पी रहे हैं। आकीरा तो डर के मारे चीख पड़ता है और पीछे हट जाता है। इनुगामी समझाते हैं, ये ऐसे कीड़े हैं जो कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका भी एक पसंदीदा खाना होता है। वो कहते हैं कि ये सब कीड़े किसी चीज के पास जमा हो रहे हैं जो कमरे के बीच में है और वही इस सब का असली सोर्स है, इसलिए उन्हें उस चीज को वहां से हटाना होगा। इन्वेस्टिगेटर घबराते हुए पूछते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं? इनुगामी बोलते हैं, मैं अपने पूरे शरीर को लोहे का बनाकर अंदर जा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और क्योंकि ये सब शुरू हुए 30 मिनट हो चुके हैं, इसे जल्दी खत्म करना होगा वरना माँ और बच्चे जिंदा नहीं बच सकेंगे। उसमें से एक बताता है कि एक आदमी हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश किया था, लेकिन वो खुद ही कीड़ों का शिकार हो गया। इन्वेस्टिगेटर चिल्लाता है, हमें इन्हें जला देना होगा वरना ये पूरा शहर खतरे में आ जाएगा। तभी एक बच्चा चिल्लाता है, वो लोग अभी भी जिंदा हैं, मेरी माँ अंदर जिंदा है, उन्हें बचा लो प्लीज। सभी लोग घबराए हुए हैं और तभी सिकी आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं अपना सिल्क थ्रेड का यूज करके ये काम कर सकता हूँ। वो अपना सिल्क थ्रेड से एक स्पाइडर वेब बनाता है और सभी कीड़ों को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़े उस वेब को ही खा जाते हैं और वेब टूट जाता है। सिकी का आइडिया भी फेल हो चुका है और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तभी कबाने आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं अंदर जाऊंगा। इनुगामी उसकी तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है जाओ और ध्यान से। कबाने अंदर जाता है और कीड़े उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कबाने को कोई दर्द नहीं होता क्योंकि वो एक गूल है। कबाने को वो चीज मिल जाती है जिसके कारण कीड़े वहाँ पर हैं, जो कि एक जूता है। कबाने उस चीज को ऊपर कर देता है और सभी कीड़े गायब हो जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद आकीरा पूछता है कि कैसे कीड़े थे जो जूते खाना पसंद करते हैं। इनुगामी बताते हैं, वो कीड़े इंसान के गिल्ट, उनके पाप के भूखे हैं और लगता है ये जूते चुराए हुए हैं। तभी वो बच्चा भागता हुआ आता है और कबाने से कहता है, शुक्रिया मेरी फैमिली को बचाने के लिए। वो फिर से पूछता है, लेकिन वो कीड़े हमारे घर में क्यों आए थे? इनुगामी बोलते हैं, जब तक तुम अच्छे काम करोगे तब तक कोई डर नहीं है और ये जूते उन्हें वापस कर देना। बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धीरे से बोलता है, मेरी माँ हमेशा हमारा ख्याल रखती थी। एक दिन मेरा छोटा भाई ये जूते लेके आया था, मुझे पता था वो चुराए हुए हैं। मेरे डांटने पर वो डर गया था और तभी उसके शरीर पे वो कीड़े आ गए थे। माँ कीड़ों से डरती थी, फिर भी उसे बचाने के लिए वो खुद को आगे कर दी। ये सब सुनकर कबाने सोच में पड़ जाता है। फिर वो इनुगामी से पूछता है, अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो क्या मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगा? इनुगामी उसकी तरफ देखते हैं। ये तीसरी बार है जब वो कबाने से ये सवाल पूछते हैं, तुम सच में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? पिछली बार तो तुमने कुछ और ही बोला था। कबाने कहता है, हाँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इनुगामी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है तुम अभी से मेरे साथ ऑफिस में रह सकते हो। ऑफिस पहुंचकर सिक्की बताता है, मेरी माँ एक स्पाइडर डीमन थी। कबाने पूछता है कि क्या वो जिंदा है? सिक्की को गुस्सा आता है। सिक्की उससे कहता है, मुझे नहीं पता और शायद वो हमें ढूंढ भी नहीं रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। कबाने बोलता है, शायद वो जिंदा है और हमें ढूंढ रही है। सिक्की चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर हम अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं तो वो हमें ढूंढते हैं और अगर वो नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो या तो मर चुके हैं या फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया है। कबाने कहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते, वो जरूर जिंदा होंगे और अगर वो नहीं भी हैं तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन थे। सिक्की कुछ नहीं बोलता और कबाने को उसका कमरा दिखा देता है। आगे हम देखते हैं इनुगामी किसी से फोन पर बात करते हैं। हाँ, मिशन सक्सेसफुल रहा और एक नई बात है, वो लड़का कबाने जिसके पास एक लाइफ स्टोन है और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है। लाइफ स्टोन की बात सुनकर वो इंटरेस्टेड हो जाती है। अगले दिन इनुगामी सिक्की और आकीरा को बोलते हैं कि वो कबाने को लेकर इनारी से मिलने जाए। कबाने थोड़ा कंफ्यूज है, पूछता है वो कौन है? इनुगामी बताते हैं कि वो एक फॉक्स डीमन है और पुलिस में एक बड़े पोजीशन में है और हमें उनसे काफी काम पड़ते रहता है। जाने से पहले इनुगामी कबाने को एक स्पेशल चार्म देते हैं, ये रख लो शायद तुम्हें काम पड़े। तीनों फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी ओर हम इनारी को देखते हैं और लगता है वो अपने पावर से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में रखती है और इसीलिए वो इतने बड़े पोजीशन पे है। तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे वो बोलते हैं कि उन्हें इनारी से मिलना है। वो बुढ़ा उन्हें
भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम कौन है। वो बोलती है कि वो इनारी की पर्सनल गार्ड है और इनारी सिर्फ कबाने से मिलना चाहती है और उसे एक छोटे से मीटिंग रूम में ले जाती है। इनारी कबाने के सामने बैठी है। इनुगामी ने तुम्हारे और तुम्हारे लाइफ स्टोन के बारे में सब बताया है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कबाने बिना सोचे समझे अपना लाइफ स्टोन उसे दे देता है। इनारी समझाती है कि वो एक रेयर स्टोन है जिससे वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो बोलती है कि उसका और इनुगामी के बीच नहीं बनती, लेकिन डीमंस की शांति के लिए वो साथ में काम करते हैं। कौन एक झटके में कबाने का सर धड़ से अलग कर देती है। इनारी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि वो कबाने के सर को सूटकेस में बंद करके उसकी बॉडी गायब कर दें। फिर वो कौन को बोलती है कि वो सिकी और अकीरा को संभाले। कौन कबाने का रूप लेकर सूटकेस के साथ नीचे आती है। सिक्की पूछता है कहाँ थे तुम और सूटकेस में क्या है? कबाने के रूप में कौन बोलती है लेडी इनारी से बात कर रहा था और ये सूटकेस उनके कमरे में पहुंचाना है। लेडी इनारी सुनकर सिकी क्रिंज करता है, कहता है वो बुड्ढी को तुम ऐसे क्यों बुला रहे हो? सिकी की ये बात सुनकर कौन गुस्से में आ जाती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो एक फॉक्स डीमन है। वो एक बड़ा सा फायरबॉल उस पे फेंकती है और फिर मशीन गन की तरह आग बरसाने लगती है। सिकी और अकीरा फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं। ये क्या कर रही हो? सबको जला दोगे क्या? कौन बोलती है कोई बात नहीं। इस बिल्डिंग में आते ही सब लेडी इनारी के मैजिक के कंट्रोल में हो जाते हैं, उन्हें कुछ फील नहीं होता। सिकी अपने स्किल थ्रेड से उसके हाथ से सूटकेस छीन लेता है। जब वो सूटकेस खोलता है तो अंदर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कबाने का सर। अकीरा तो ये देखकर बेहोश हो जाती है। कौन सूटकेस खोने पर घबरा जाती है। मुझे वो सूटकेस वापस लेना ही होगा और उन पे फिर से हमला कर देती है। कबाने सिकी से कहता है मुझे उस पर फेंक दो। सिकी बिना सोचे समझे कबाने का सिर कौन पे फेंक देता है। कबाने का सिर कौन को जाके काटता है। कौन दर्द से चीखती हुई बेहोश हो जाती है। आग बुझ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। लगता है ये सब इनारी का इल्यूजन था। कबाने की बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। तीनों बाहर आते हैं जहाँ इनुगामी उनका वेट कर रहे हैं। इनुगामी कहते हैं तो सब प्लान के मुताबिक हुआ। फिर वो इनारी को फोन करते हैं। उधर इनारी लाइफ स्टोन को देख रही है जो कि एक डॉल में बदल जाता है। उसका फोन बजता है। वो गुस्से में बोलती है इनुगामी। इनुगामी बोलते हैं तुम अब बच्चों पे हमला करने लगी, लगता है तुम बूढ़ी हो रही हो। वो लाइफ स्टोन कबाने का है और अगर तुमने फिर से उसे छीनने की कोशिश की तो अगली बार मुझसे सामना होगा। और फिर फोन कट हो जाता है। कार में पता चलता है कि इनुगामी ने कबाने को एक फेक लाइफ स्टोन दिया था और असली लाइफ स्टोन तो कबाने के पास ही था। इनुगामी कहते हैं चलो आज पार्टी करते हैं कबाने का वेलकम में। सिकी और अकीरा खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। घर आते आते दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। इनुगामी कबाने को समझाते हैं कि उन्हें काम कैसे मिलता है। कुछ लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और कुछ किसी से सुनकर आते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने ऑफिस के साइन बोर्ड की तरफ दिखाता है। ये साइन बोर्ड ये एक स्पेशल लाइट इमिट करता है जिससे डीमंस और डीमन से प्रभावित इंसान अट्रैक्ट होते हैं। तभी उन्हें कौन दिखती है। घायल हाल में सिकी और अकीरा रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी कौन गिर जाती है। उसका पेट हाथी की तरह गुर्रा रहा है। वो उसे पिज्जा खिलाते हैं। वो बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है और उसे इनारी ने मिशन दिया है जिससे वो अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो कबाने पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इनुगामी उसे रोक देते हैं। इनुगामी कहते हैं टेबल से उतर जाओ वरना इनारी गुस्सा हो जाएगी। कौन तुरंत शांत हो जाती है और अच्छी लड़की बन जाती है। इनुगामी डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए उसका ध्यान रखेंगे। तभी वहाँ एक नया क्लाइंट आता है, लेकिन इनुगामी का ऑफिस भी अजीब है। आधा बार है आधा ऑफिस। क्लाइंट एकदम दिल जलाने वाली बात सुनाता है। उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। उसका नाम माओ है, लेकिन वो रेड लाइट एरिया में काम करती है। वो चाहता है उसे अपनी दिल की बात बताना, लेकिन वो मिलती ही नहीं। वो अपना दुखड़ा रोता है और कबाने ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा है। उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछता है ये ऑफिस आधा बार क्यों है? सिक्की बोलता है अरे ये सब इनुगामी के पुराने पार्टनर की कहानी है। उन्हें बार पसंद था पर अब वो साथ में नहीं है और ये टॉपिक इनुगामी के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, तो ज्यादा मत पूछना। अकीरा जो कि हमेशा लव और दोस्ती की बात करती है बोलती है प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। सिक्की और कबाने तुम दोनों भी तो प्यार की ही निशानी हो, इंसान और डीमन का प्यार। कबाने ये सुनकर और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। प्यार, मुझे ये प्यार समझ नहीं आता। मेरे पेरेंट्स भी तो प्यार करते थे। वो एकदम से उठता है और इनुगामी साहब से बोलता है मैं इस भैया के साथ जाऊंगा, उन्हें उनकी प्यार पाने में हेल्प करूंगा, शायद इससे मुझे भी प्यार के बारे में कुछ समझ आए और अपने पेरेंट्स के बारे में भी। इनुगामी उन्हें देख के बोलते हैं ठीक है जाओ। सिक्की और अकीरा तुम दोनों भी जाओ इनके साथ। कौन जो कि एक कोने में बैठी इनुगामी उससे कहते हैं अगर तुम इनकी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें कबाने का सर गिफ्ट करूंगा।
कौन ये सुनकर वो भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इनुगामी क्लाइंट से बोलते हैं ये बच्चे तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी क्लाइंट की नजर एक चूहे पे पड़ती है। वो एक झटके में बिल्कुल बिल्ली की तरह उसे पकड़ लेता है। उसका चेहरा भी कुछ पल के लिए बिल्ली जैसा लगता है। वो बोलता है ये मैं अपने प्यार मायो के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। इनुगामी ये देखते ही समझ जाते हैं ये तो कोई कैट डीमन का काम है। वो अकीरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं अकीरा तुम यहीं रुकना, तुम्हें तो ऐसी चीजों से डर लगता है ना, तुम इस मिशन में मत जाओ। इनुगामी के कहने के बाद सिकी, कौन और कबाने एक कैफे में पहुंचते हैं जिससे कि सामने से माओ की काम करने की जगह दिखती है। वो आदमी उन्हें माओ की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं निकली अब तक। तभी उनकी नजर एक अजीब सी बिल्ली पर पड़ती है, पिंक कलर की 2 टेल वाली। ये कोई आम बिल्ली नहीं लग रही। तीनों उस आदमी के साथ उस बिल्ली का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। वो बिल्ली माओ है। सिकी आगे बढ़ते हुए बोलता है हम इनुगामी डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं। ये सुनकर माओ अपना रूप बदलती है और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। माओ मुस्कुराते हुए बोलती है तुम्हें अपना कलेक्शन में ऐड करने वाली थी ताकि तुम मुझे रोज चूहे ला के दो, लेकिन लगता है मेरा जादू पूरा काम नहीं कर रहा। वो फिर 3 और इंसान को दिखाती है जिनके मुंह में चूहे फंसे हुए हैं और वो पूरे बिल्ली बन चुके हैं। माओ बोलती है प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मेरी पावर का खेल है। लेकिन तभी ऊपर से कौन आती है और माओ को उठा लेती है। वो माओ को सीधे उस आदमी के सामने ले जाती है और बोलती है बोल दो जो तुम्हें बोलना है। वो आदमी हकलाते हुए माओ को एक बैग देता है जिसमें उसने चूहा पकड़ा है। वो बोलता है मैं बहुत डिप्रेशन में था पर तुम मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर इसके लिए मुझे बिल्ली बनना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। आगे तीनों वापस इनुगामी के पास आते हैं। कौन बोलती है आपने प्रॉमिस किया था मुझे कबाने का सर चाहिए। इनुगामी उसे अपनी आंख बंद करने को कहता है, फिर फ्रीज से एक ऑरेंज निकालता है और उसे अपनी पावर से कबाने का सर में बदल देता है और कौन को कबाने का सर देकर अलविदा करते हैं। इनुगामी पूछते हैं तो कबाने कुछ सीखा प्यार के बारे में। कबाने बोलता है प्यार एक रोशनी की तरह होता है, उम्मीद की किरण की तरह। वो इनुगामी को एक पैकेट टिश्यू पेपर देता है। वो बोलता है आप मेरे लिए रोशनी की तरह हो, और लोग रोशनी को यूजफुल गिफ्ट देते हैं और टिश्यू काफी यूजफुल होता है। फिर वो सिकी और आकिरा की तरफ देखता है और बोलता है तुम दोनों भी मेरे लिए कुछ कम नहीं हो, तुम्हें भी कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दूंगा। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो आदमी और माओ साथ में खुश हैं। माओ को भी उससे प्यार हो गया है और वो जिस आदमी को बिल्ली बना चुकी थी वो भी नॉर्मल होने लगे हैं। सिकी ये सब देखकर बोलता है ये कैसी दुनिया है भाई। आकिरा सोच रहा है कि कैसे कबाने अपनी सारी केस सॉल्व कर रहा है जबकि वो उसके कितने बाद में आया है और एक वो है। अगले दिन हम देखते हैं आकिरा इनुगामी से कहता है मैं अब से कबाने का स्टूडेंट हूँ। सिकी जो पास ही खड़ा है बताता है वो इसलिए क्योंकि कल बाथरूम में कॉकरोच था और कबाने ने उसे भगा दिया। आकिरा बोलता है मैं मास्टर कबाने के साथ मिलकर कोई भी काम कर सकता हूँ। इनुगामी बोलते हैं ठीक है एक मिशन है, असल में मैं और कबाने जाने वाले थे, लेकिन अगर तुम दोनों संभाल सको तो। वो समझाते हैं शिबुया रिवर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो रिवर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ काम करने वाले लोग मर रहे हैं और उनकी हड्डियां रिवर में मिल रही है। सिक्की बोलता है वो जगह तो एकदम गंदी है, कीड़ों से भरी हुई, और ये कंस्ट्रक्शन की वजह से तो वो नदी नाला बन गई है। इनुगामी बोलते हैं काम तो थोड़ा गंदा है आकिरा, तुम्हें पक्का करना है ये मिशन। आकिरा थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर हिम्मत करके बोलता है हाँ मैं करूंगा, और वो घबरा कर नहाने चला जाता है। अगली सुबह आकिरा और कबाने शिबुया रिवर के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने का रास्ता एक डार्क टनल से है। कबाने बोलता है हमें पहले उस डीमन को ढूंढना होगा, शायद हम बात करके कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। वो दोनों टनल में घुसते हैं और तभी एक बड़ा सा कीड़ा आकिरा पर चिपक जाता है। आकिरा चिल्लाता है लेकिन कबाने उसका मुंह बंद कर देता है, चुप रहो वरना सबको अलर्ट कर दोगे। वो उस कीड़े को आकिरा से हटा देता है और रिवर में फेंक देता है। आकिरा पूछता है तुमने उसे मारा क्यों नहीं। कबाने समझाता है मुझे किसी को मारना पसंद नहीं, चाहे वो इंसान हो, कीड़े हो या मॉन्स्टर हो। वो हमें अटैक करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब तक मुझे कोई खतरा ना हो मैं किसी पे हमला नहीं करता। ये सुनकर आकिरा कहता है तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाते हो, और अपने बारे में बताने लगता है मैं एक स्नो डीमन हूँ, हम बर्फीली पहाड़ों में रहते हैं, हमारे गांव में सिर्फ औरतें ही होती है, हर 100 साल में एक लड़का पैदा होता है और उसे बहुत संभाल के रखा जाता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा रोंदू था, मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे खुश करता रहता था। जब हम गांव से भाग रहे थे तो मैं उससे बिछड़ गया। मैं इनुगामी के पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे उम्मीद था कि वो मेरी मदद करेंगे मेरे भाई को ढूंढने में। कबाने पूछता है तो क्या तुम आइस कंट्रोल कर सकते हो। आकिरा जवाब देता है हाँ, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और आइस कंट्रोल करने के लिए बहुत फोकस चाहिए होता है।
तभी एक बड़ा सा फ्रॉग डीमन अकीरा पे हमला कर देता है। वो उसे मुंह से पकड़ के उठा लेता है। कबाने बिना डरे अपने मेटल पाइप से उस फ्रॉग डीमन पे हमला करता है। फ्रॉग डीमन गुस्से में कबाने पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक छोटा सा रकून डॉग कहीं से आ जाता है और फ्रॉग डीमन को काट देता है। उस रकून डॉग के गले में एक बोतल बंधी हुई है जिसमें खून है और एक लेटर भी है जिसमें लिखा है अकीरा और कबाने के लिए, जो उन्हें इनुगामी ने भेजा था। लेटर में इनुगामी ने लिखा है कि ये फ्रॉग डीमन ही सबके पीछे है। वो इंसानों को खाकर पागल हो गए हैं और उन्हें खत्म करना होगा। वो बोलते हैं कि वो बोतल में दिया हुआ खून से डीमन को बाहर निकालो और उन्हें खत्म करो। कबाने तो तैयार है, लेकिन अकीरा थोड़ा डर गया है। कबाने उससे बोलता है तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकीरा सोचता है मुझे स्ट्रांग बनना है, डिपेंडेबल बनना है। वो डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कबाने और अकीरा उस रकून डॉग के साथ टनल के अंदर जाते हैं। वो उस खून को रिवर में डालते हैं और तभी हर तरफ से हरी भरी फ्रॉग डीमन जंप करके बाहर आते हैं और सीधे हमला कर देते हैं। कबाने और रकून डॉग बिना डरे उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कबाने अपने मूव से और रकून डॉग अपने निंजा स्किल से डीमंस को ढेर करते जा रहे हैं। अकीरा एक कोने में डर के बैठ जाता है, लेकिन डीमन की संख्या बढ़ती जा रही है। लगता है कि अब कबाने और रकून डॉग दोनों हारने वाले हैं। अकीरा ये सब देख रहा है और उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे स्ट्रांग बनना है, डिपेंडेबल बनना है। और तभी अकीरा फोकस करने की कोशिश करता है और पूरा टनल को एक झटके में आइस से जमा देता है। सिर्फ कबाने का सर और रकून डॉग बचते हैं, बाकी सब कुछ जम चुका है। ये देखकर कबाने बोलता है क्या बात है अकीरा, तुमने तो सबको हैंडल कर लिया। वो दोनों एक साथ विक्ट्री सेल्फी लेते हैं। उधर रकून डॉग टनल के और अंदर जाता है और एक बड़ा सा फ्रॉग डीमन जो कि बाकी डीमंस का लीडर है उससे मिलता है और तभी पता चलता है रकून डॉग असली में इनुगामी है। वो फ्रॉग लीडर इनुगामी का शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है उन्हीं के अपने लोग इंसानों का मांस खाकर पागल हो गए थे और वो खुद के ही अंडों और बच्चों को खा रहे थे। इनुगामी रकून डॉग के रूप में वहां से वापस जाता है। अगले दिन कबाने ऑफिस की सफाई कर रहा है। वो पोछा लगाते हुए हॉलवे के एंड में पहुंचता है जहां एक दरवाजा है। उसे इनुगामी की वार्निंग याद आती है, ये दरवाजा कभी मत खोलना। लेकिन कबाने सोचता है अगर ये बॉक्स हटा के साफ कर दूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एक हाथ बाहर आता है। वो हाथ कबाने को पकड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। बाद में सिकी इनुगामी से कहता है उसे जमीन में ये पोछा पड़ा हुआ मिला और कबाने कहीं नजर नहीं आ रहा है। इनुगामी ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है और तीनों भागते हुए उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर वो देखते हैं एक बंदा एक गेमिंग चेयर पर बैठा है और उसके सामने जमीन पर कबाने बैठा हुआ है। वो उस बंदे के लिए पानी की बोतल और खाने का डब्बा खोल रहा है। इनुगामी बोलते हैं ये तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो उस गोरे बंदे को आवाज देते हैं मिहाई। मिहाई अपना हेडफोन उतारता है और इनुगामी को देखता है। इनुगामी तुम कब आए? फिर वो कबाने की तरफ देखता है। तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि तुम्हारे पास इतना आज्ञाकारी नौकर है? सिकी और अकीरा दोनों एक साथ बोलते हैं तुम यहाँ कब से रह रहे हो? मिहाई हंसते हुए बोलता है शुरू से। मैं मिहाई हूँ, एक वैम्पायर और ये एजेंसी का टेक हेड हूँ। और हाँ, वो कबाने की तरफ देखता है, ये अब से मेरा पर्सनल नौकर है। इनुगामी सभी को अपने साथ बाहर चलने को कहते हैं। इनुगामी बताते हैं मिहाई मेरा पुराना पार्टनर है और वो एक वैम्पायर है जो कि डीमंस में भी सबसे टॉप क्लास होता है। सुपरमैन जैसा ताकत, अनलिमिटेड नॉलेज और कभी बूढ़े नहीं होते। मिहाई को बोर होने से नफरत है, इसलिए वो हर चीज में एक्सपर्ट बन गया, लेकिन फिर भी बोर होने लगा। इनुगामी को डर था कि कहीं वो विलन ना बन जाए, इसलिए उसने मिहाई को एजेंसी में बुला लिया। यहाँ आकर मिहाई को गेम्स की लत लग गई और वो दिन भर अपने कमरे में गेम खेलता रहता है। लेकिन साथ ही वो टेक मास्टर भी है और कंपनी की वेबसाइट और डाटा सिक्योरिटी भी उसी ने संभाली हुई है। इनुगामी सबको वार्निंग देते हैं अगर शांति चाहिए तो हॉलवे से दूर रहो। अगली सुबह कबाने वापस मिहाई की सेवा में लग गया, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह। सिक्की और अकीरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो दोनों मिहाई के कमरे में घुस जाते हैं और चिल्लाते हैं ये गलत है, तुम कबाने का फायदा उठा रहे हो। मिहाई उनसे कहता है अगर तुम मुझे आर्म रेसलिंग में हरा दोगे तो मैं कबाने को छोड़ दूंगा। सिक्की बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मिहाई उसे एक ही झटके में हरा देता है। अकीरा तो ये देखकर कहता है मैं तो नहीं खेल रहा। कबाने पूछता है क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? मिहाई कहता है एक नौकर की हर इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है, और कबाने को भी एक ही झटके में हरा देता है। बाद में कबाने को इनुगामी बाजार से सामान लाने के लिए भेजते हैं। चलते चलते वो सोचता है मुझे स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। वो एक पार्क में रुकता है, शायद मुझे यहाँ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो देखता है कौन पेड़ से गिर जाती है।
कौन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कबाने डर जाता है, उसे लगता है कि वो फिर से उसका सर लेने आई है। वो अपना हुडी ऊपर कर लेता है जैसे उसका सर ही ना हो। कौन बोलती है ये ट्रिक अब काम नहीं करेगी, अब लेडी इनारी को तुम्हारे सर की जरूरत नहीं है। कौन उदास हो जाती है। कौन कहती है जब मैं तुम्हारा सर लेकर गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उनके पास एक और डीमन फॉक्स आ गया है और मेरी जगह उसने उसे दे दिया। कबाने कौन से कहता है चलो हम फाइट करते हैं। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। कबाने और कौन दोनों ही काफी स्ट्रांग है और एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कौन कबाने पर भारी पड़ने लगती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। कबाने एकदम से अपना सर कौन पर मार देता है जिससे कौन की नाक से खून निकल आता है। वो जमीन पे गिर जाती है और रोने लगती है, मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ, इसलिए लेडी इनारी ने मुझे छोड़ दिया। कबाने को पता नहीं चल रहा कि क्या करे। वो कौन का हाथ पकड़ लेता है। कौन रोते रोते सो जाती है। रात हो जाती है। कौन जागती है तो वो और कबाने अभी तक पार्क में बैठे हैं। कबाने कहता है अगर तुम इनारी के पास नहीं जा सकती तो तुम मेरे साथ इनुगामी के पास चलो। कौन बोलती है मैं वहाँ नहीं जा सकती, वो एक रकून डॉग डीमन है और मैं एक फॉक्स डीमन, हम एक साथ नहीं रह सकते। वो फिर कबाने की आंख में देखती है और एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पार्क में रह सकती हूँ और यहाँ तो इतनी सारी बर्ड्स है, हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। कबाने को याद आता है मुझे अभी जाना होगा, मुझे इनुगामी ने कुछ सामान लाने को कहा है लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा, प्रॉमिस। कौन कबाने का हाथ छोड़ देती है और बोलती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। आगे हम देखते हैं मिहाई अपने रूम से बाहर आता है और बताता है कि कबाने से आर्म रेसलिंग करते हुए उसका हाथ में चोट आ गया है और उसे हील होने में कम से कम 1 वीक लगने वाला है, इसलिए अब 1 हफ्ते तक वो अपने नौकरों के साथ खेलेगा। फिर उसने इनुगामी को अपने कमरे में बंद कर दिया है, वो भी एक बॉम्ब वाले कीपैड लॉक लगा के, और अगर वो उससे छेड़खानी करेगा तो वो फट जाएगा। जब बच्चे आते हैं तो मिहाई उन्हें बताता है कि इनुगामी एक और काम में बिजी है और ये स्पेशल काम उनके लिए है। सिक्की तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, वो अपनी नई स्किल दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने आप को इतना गर्म कर लेता है कि उसके बदन से पसीना बहने लगता है और उस पसीने की वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। मिहाई उनको मिशन डिटेल बताता है। टारगेट है बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। 3 साल पहले वहाँ के 16 एम्प्लॉयज ने सुसाइड की थी और कंपनी कंगाल हो गई थी, लेकिन अगले साल ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया और सब नॉर्मल हो गया। उनका मिशन है कि अंदर जाना और पता लगाना कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है अंदर। टीम बन गया। कबाने और आकिरा बाहर वेट करेंगे, जबकि सिकी मिहाई के हाईटेक रिमोट कंट्रोल कार मिहाई मैग्नम के साथ अंदर जाएगा और दरवाजा खोलेगा। अंदर पहुंचते ही सिक्की एक रूम से लाइट आती देखता है। अंदर झांक के वो देखता है कि एक लाइन में बैठे हुए लोग बिल्कुल जोम्बिस की तरह काम कर रहे हैं। तभी एक आदमी रोते हुए बाहर आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी मैनेजर आ जाती है और उसे एम्प्लॉय काउंसलिंग ऑफिस में ले जाती है। सिकी चुपके से उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऑफिस के अंदर एक मॉस्किटो डीमन उस आदमी के कान में अपना स्ट्रॉ डाल के उसके दिमाग का सारा जूस पी जाती है। पता चलता है कि मैनेजर और उनकी 2 बहनें तीनों मॉस्किटो डीमन हैं। मिहाई अपनी हाईटेक कार से ये सब देख रहा है और बोलता है लगता है ये डीमन अपने शिकार का दिमाग खा जाते हैं और बाकी बॉडी से काम करवाते हैं। अकीरा तो ये देखकर बेहोश हो जाता है। सिक्की डिसाइड करता है कि ये मिशन बहुत रिस्की है और उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन मिहाई सिक्की की इस हरकत से इरिटेट हो जाता है और जानबूझकर कार को दीवार में मारने लगता है। आवाज सुनकर वो तीनों डीमन बाहर आती है। एक डीमन एरिका, जिसे जमीन पर टॉय कार मिलता है, वो उसे उठा लेती है। वो इधर उधर देखती है, तभी उनकी दोनों बहन आती है और वो डिसाइड करती है कि वो पूरा बिल्डिंग चेक करेंगे, कहीं कोई छुपा तो नहीं। सिक्की एक कोने में जाके छुप जाता है। जब वो तीनों चली जाती है तो सिक्की सोचता है कि उसे जल्दी से कबाने और आकिरा के पास पहुंचना चाहिए, वरना कहीं वो भी कबाने की तरह बिना दिमाग का ना हो जाए। लेकिन तभी एरिका अपने बड़े बड़े मच्छर वाले सर से उसे ढूंढ लेती है। एरिका बोलती है मेरी बहन ने मना किया है कि किसी को मारना नहीं है, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ सकती। जैसे ही वो सिक्की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मिहाई कार के इलेक्ट्रिक मोड से उसे करंट मार देता है। मिहाई कहता है क्या कर रहे हो तुम सिक्की, बिल्कुल स्टैचू बने हुए हो। उसने देखा कि सिक्की बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पता चलता है कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है और अपनी वीकनेस छुपाने के लिए वो टफ बनने की एक्टिंग करता है। सिक्की बहुत डरा हुआ रहता है और उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें वो अपनी माँ के साथ था और वो सोच रहा है कि आखिर वो कैसे अलग हुआ। मुझे हमेशा से डर लगता था भूत से, अंधेरों से, पर मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब है कि कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। दूसरी तरफ मिहाई कबाने और आकिरा से सिक्की को बचाने के लिए कहता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दूसरी डीमन सिस्टर वहां आ जाती है। मिहाई सिक्की को डराने लगता है और फिर वो ऐसी ऐसी बातें बताता है कि सिक्की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में उस टॉय कार पे एक मुक्का मार देता है
सिक्की कहता है बस अब और नहीं, और अपनी इनविजिबिलिटी बढ़ा देता है और मच्छर रानी से दूर भागने लगता है। वो उसे अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो सब कुछ देख सकती है। सिक्की उसे कंफ्यूज करके अपनी थ्रेड से पूरा एरिया कवर कर देता है और मच्छर रानी को एक मजबूत स्पाइडर वेब में फंसा देता है। और फिर सिक्की छत से कूदता है सीधे उस मच्छर रानी के ऊपर। मच्छर रानी को हराने के बाद सिक्की एक पल के लिए खुद पे प्राउड फील करता है। उसे वो दिन याद आता है जब इनुगामी उसे उसके पेरेंट्स के बारे में बताए थे। इनुगामी पूछते हैं क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहोगे, लेकिन सिक्की मना कर देता है। वो कहता है मैं अपनी नई लाइफ में खुश हूँ, मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना। लेकिन अब उसे लग रहा है कि शायद उसे वो बात करनी चाहिए। मिशन खत्म होने के बाद मैं इनुगामी से जरूर पूछूंगा। तभी कबाने और आकिरा आ जाते हैं, उस मच्छर रानी के बालों से घसीटते हुए। वो उसे सिक्की की थ्रेड में बांध देते हैं। कबाने पूछता है अब क्या करें, लड़ना तो बनता है, हम 3 हैं और वो 1। सिक्की एग्री करता है अगर हम यहाँ से चले गए तो ये सारा सबूत को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनकी बात चल ही रही होती है, तभी दूसरी तरफ से उनकी सबसे बड़ी बहन गुस्से में आती है, तुम दोनों निकम्मे हो, 2 छोटे छोटे बच्चों से हार गई। वो एक डरावनी स्माइल के साथ पूछती है क्या तुम ये सब भूल के चले जाओगे और इस इंसिडेंट को यहीं खत्म कर दोगे। लेकिन कबाने कहता है नहीं, तुमने बहुत लोगों का नुकसान पहुंचाया है, ये हमारा काम है तुम्हें रोकना। वो हंसने लगती है तो इसका मतलब नेगोशिएशन फेल हो गया, अब मुझे खुद ही ये काम खत्म करना होगा। उसकी बहन उससे कहती है तुम चिंता मत करो, इन्हें हम संभाल लेते हैं। लेकिन वो एक ही झटके में अपनी दोनों बहनों को खत्म कर देती है। फिर वो अपने असली रूप दिखाती है, एक जाइंट मॉस्किटो डीमन। वो कबाने की तरफ बढ़ने लगती है। कबाने जानता है कि सिक्की बहुत थक गया है और आकिरा वो तो आकिरा है, वो खुद ही आगे बढ़ता है और उस पे हमला कर देता है। कबाने उसके वाइटल ऑर्गन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने तेज हाथों से उसे रोक लेती है। वो अपने मुंह से, जो कि एक स्ट्रॉ की तरह, कबाने के सीने में छेद कर देती है। सिक्की अपने बची खुची ताकत के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे एक ही थापड़ में गिरा देती है। आकिरा ये देखकर गुस्से में आ जाता है, कैसे हिम्मत हुई मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की। वो अपना अटैक यूज करता है, लेकिन वो बिल्कुल बेअसर है। वो उसे भी एक लात मारकर बेहोश कर देती है। कबाने अपने दोस्त को ऐसे हालत में देखकर मजबूर हो जाता है। उसे याद आता है कि वो कितना स्ट्रांग बनना चाहता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पे हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, उल्टा उसकी हड्डियां ही टूट जाती है। तभी मिहाई उससे कहता है तुम अपनी डिमोनिक पावर को यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम मुझसे आर्म रेसलिंग में भी नहीं जीत पाए थे और इसलिए तुम इस मच्छर से भी नहीं जीत सकते। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो अपने अंदर के डीमन को जगाओ, उसकी पावर यूज करो। कबाने एक पल के लिए सोचता है वो क्या करना चाहता है। मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, इस मच्छर का हाथ तोड़ना है। वो चिल्लाते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीधे सुपर सियान मोड में। एक झटके में वो उसका दोनों हाथ तोड़ देता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए पीछे गिर जाती है। कबाने उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इनुगामी कमरे से बाहर आता है और उसे रोकता है। इनुगामी कहते हैं काफी अच्छा काम किया कबाने, पर अब वापस आ जाओ, बाकी काम इनारी संभाल लेगी। तभी वहाँ एक नया बंदा एंट्री मारता है। ये एक फॉक्स डीमन है जिसका नाम नोबीमारू है। लगता है ये इनारी का नया चमचा है कौन की जगह पर। नोबीमारू बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मच्छर रानी के पास जाता है और उसके शरीर में कुछ फायर सीड लगा देता है और एक ही चुटकी में वो उसको आग में जला देता है। फिर क्या ही था, बारी बारी से सारी बहन भी जल के राख हो जाती है। नोबीमारू कबाने की तरफ देखता है और बोलता है तो क्या लगता है उन्हें मारना सही था। कबाने के पास जवाब नहीं है। नोबीमारू कहता है तुम्हारा वो स्पाइडर फ्रेंड लगता है वो भी बुरी हालत में है, उसे घर ले जाओ। जाने से पहले वो एक सीक्रेट बताता है, इनारी ने तुम्हारा लाइफ स्टोन हासिल करने की कोशिश नहीं छोड़ी है, वो काफी टाइम से तुम्हें ट्रैक कर रही है। ये सुनकर कबाने हैरान हो जाता है। नोबीमारू बोलता है वो चाहती है कि तुम खुद से उसे अपना लाइफ स्टोन दे दो और अगर तुमने ऐसा किया तो इनुगामी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। वो बहुत ही चालाक है। जब सब अपने घर लौटते हैं, अकीरा गुस्से में है क्योंकि मिहाई ने उसे झूठ बोला था कि मिशन इजी है। मिहाई कहता है तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरी वजह से तुम लोग थोड़े स्ट्रांग बन गए। इनुगामी बोलते हैं तुम दोनों ने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन मिहाई अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। रात को कबाने को नींद नहीं आती। वो चुपके से सिक्की और अकीरा के पास जाता है और उनके दिल की धड़कन चेक करता है, चलो ये जिंदा है। अगली सुबह कबाने को लगता है वो कुछ भूल रहा है। तभी उसे कौन की याद आती है, मुझे कौन से मिलने जाना है। वो भागते हुए बाहर चला जाता है। पार्क में कबाने कौन को आवाज देता है। कौन एक पेड़ से नीचे गिरती है और फिर पूछती है इतनी देर क्यों कर दी, मैं वेट कर रही थी। वो बोलती है कि उसने कबाने के लिए मछली पकड़ी थी, लेकिन अब वो खराब हो गई है क्योंकि वो टाइम पे नहीं आया। कबाने को बुरा लगता है
और वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर नोबीमारू चुपके से मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, तुमको ध्यान रखने को बोला था ना कबाने। उधर सिक्की इनुगामी के पास जाता है और कहता है, अब मैं अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन इनुगामी पूरे गैंग के साथ सिक्की के गांव जाते हैं उसके अंकल आकियो से मिलने। सिक्की बताता है कि अपनी माँ से अलग होने से पहले वो यहीं रहता था और फिर वो अपने अंकल के साथ टोक्यो चला गया। गांव पहुंचते ही इनुगामी सबके लिए कमरा बुक करने चले जाते हैं। बच्चे उधर की दुकान में जाते हैं। कबाने की नजर एक पुरानी सी किताब पे पड़ती है जिसमें लोकल स्टोरी लिखी हुई है। वो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सिक्की बताता है कि ये इनके एरिया का फेमस कहानी है। सब लोग मिलकर वो किताब पढ़ते हैं। किताब में एक कहानी है एक सीगे नाम के लड़के की। एक दिन काम से घर आते हुए उसने देखा कि एक बड़ी सी स्पाइडर उसके खाने में घुस रही है। कोई और होता तो घर छोड़कर भाग जाता, लेकिन सीगे दिल का बड़ा नेक और दिमाग से थोड़ा पैदल उसने वो खाना उस स्पाइडर के साथ बांट लिया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका पूरा घर गोल्डन स्पाइडर वेब से भरा हुआ था और फिर सेगी उस गोल्डन सिल्क को बेचकर अमीर बन गया। सिक्की बोलता है, ऐसी कहानियां तो हर जगह फेमस है। तभी सिक्की की नजर दरवाजे पर पड़ती है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की उसे घूर रही है। वो कुछ सोच पाता कि तभी इनुगामी अंदर आते हैं आकियो के साथ। सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो नदी के पास जंगल में जाके बात करेंगे। जाते हुए सिक्की को एक आवाज आती है, कोई उसे बुला रहा है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसे भ्रम हुआ है। सभी लोग नदी के पास बैठ जाते हैं। आकियो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो एक स्कॉलर है जो पुरानी कहानियों पर रिसर्च करता है और उनके पीछे छुपा सच को ढूंढता है। सिक्की बताता है कि आकियो इंसान होने के बावजूद डीमन के बारे में सब जानता है, लेकिन वो उससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता ताकि किसी को परेशानी ना हो। आकियो सिक्की को टीज करने लगता है, लेकिन सिक्की बोलता है कि वो यहाँ अपनी माँ के बारे में जानने आया है। आकियो एक लंबी सांस लेते हुए अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं और तुम्हारे पापा यानी कि मेरा भाई गोल्डन वेब की कहानी पर रिसर्च कर रहे थे, हम जंगल में क्लूज ढूंढ रहे थे और तभी हमारी मुलाकात तुम्हारी माँ कुमी से हुई। वो एक स्पाइडर डीमन थी। आकियो बोलता है, अब तक मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई, पर अब वो समय आ गया है जब तुम्हें सच पता चलना चाहिए। इनुगामी आकिरा और कबाने को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों थोड़ी देर इधर वेट करो, सिक्की को अपने अंकल से अकेले बात करने दो। कुछ देर बाद सिक्की उनके पास आता है। सिक्की बताता है वो दोनों मर चुके हैं। पापा तो मेरे जन्म होने से पहले ही जा चुके थे और माँ जब मैं 5 साल का था तो वो बीमार होकर चली गई। सिक्की फिर बोलता है कि उसे सब कुछ याद नहीं है क्योंकि उसने छोटी उम्र में अपनी माँ की डेथ देख ली थी। वो सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है और हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन कबाने को समझ आ जाता है कि सिक्की अंदर से कितना टूट चुका है। कबाने बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इनुगामी आकियो से मिलने जाते हैं। उधर सिक्की, आकिरा और कबाने एक पब्लिक बाथ में रिलैक्स करने जाते हैं। आकिरा सोचता है कैसे करे सिक्की को खुश। तभी एकदम से नोबीमारू वहाँ आता है, जो कि पूरा नंगा पुंगा वहाँ आता है। वो कहता है, अरे तुम लोग बिना बताए ही शहर से बाहर चले गए। तभी वो अपने फॉक्स ईयर और टेल दिखाता है। सिक्की और आकिरा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को नोबीमारू अपना नाम बताता है और कहता है, तुम लोग उदास लग रहे हो, चलो नदी के पास जुगनू देखने चलते हैं। तीनों नोबीमारू के साथ जंगल में जुगनू देखने जाते हैं। कबाने नोबीमारू को यहाँ लाने के लिए थैंक्स बोलता है। नोबीमारू कबाने से पूछता है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि सिक्की की पेरेंट्स मर चुके हैं? अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं जबकि सिक्की के हैं तो तुम खुश नहीं हो पाते। कबाने उसकी बात से कंफ्यूज्ड हो जाता है। कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। वहीं सिक्की एक डरावने से पेड़ के पास पहुंचता है और उसे अपनी बचपन की याद आने लगती है। कबाने और नोबीमारू उसके पास आते हैं। कबाने उससे पूछता है, क्या हुआ सिक्की? सिक्की कुछ नहीं बोलता और अचानक जंगल में भागने लगता है। वो एक पत्थर के पास जाता है, फिर एक छोटी सी नदी पार करता है और भागते हुए अपने बचपन को याद कर रहा है। वो सोचता है कि कैसे वो अपनी माँ के साथ इन्हीं जंगलों में खेला करता था। उसकी माँ कभी कभी उसके अंकल से मिलने जाती थी काम के लिए। सिक्की हमेशा उनका वेट करता था, लेकिन एक दिन वो वापस नहीं आई। सिक्की को फिक्र होने लगी और वो अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। सिक्की को याद आता है कि कैसे उस जंगल में एक छोटी सी बिल्डिंग मिली थी। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसकी माँ एक टेबल से बंधी हुई थी और एक खूंखार मॉन्स्टर उनके ऊपर था। सिक्की चीखा था और बेहोश हो गया था। जब वो उठा था तो वो अपने अंकल के कमरे में था। उसके अंकल ने बताया था कि उसकी मम्मी काम पे बीमार हो गई है और कुछ दिनों के लिए उन्हें अकेला रहना पड़ेगा। सालों तक सिक्की अपने अंकल के साथ रहा, बिना उनके काम के बारे में कुछ पूछे। उसे डर था कि कहीं उसे कोई ऐसी सच्चाई ना पता चल जाए जिससे उसे और भी तकलीफ हो। आज वो फिर से उसी बिल्डिंग के पास पहुंच गया है। नोबीमारू और कबाने भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं।
नोबिमारू बोलता है ये तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग लैब है। सुना है कि यहाँ पर एक स्पेशल हीलिंग सिल्क बनाई जाती थी जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। वो सिल्क इंसानों और डीमन हाइब्रिड से बनाई जाती थी, लेकिन 1 साल पहले इनुगामी ने ये केस कवर अप कर दिया था। सिक्की को याद आता है कि इनुगामी ने उसे उसी टाइम के आसपास उसके पेरेंट्स के बारे में बताया था। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो गुस्से में बोलता है मुझे अपने अंकल से बदला लेना है। उसने मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी है, मैं उन्हें मार दूंगा। सिक्की कबाने से बोलता है क्या तुम मुझे उन्हें मारने से रोकोगे? कबाने उससे बोलता है मुझे बस ये बताओ उसकी बॉडी कहाँ दफनाना है। इनुगामी आकियो को लेकर जंगल में जाते हैं बात करने के लिए। इनुगामी उससे कहते हैं मैं तुम्हारी रिसर्च के बारे में सब जानता हूँ और वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रिसर्च को कभी पब्लिश नहीं होने दिया। आकियो गुस्से में बोलता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? आकियो अपना सारा सच बताने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसे और उसके भाई को कुमी मिली थी। वो एक स्पाइडर डीमन थी, बिल्कुल सिक्की की तरह। हमें पता चला था कि गोल्डन वेबिंग की कहानी सच है। आकियो की आवाज में अब लालच साफ झलक रही है। मेरा भाई वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मुझे तो वो पावर चाहिए थी, वो गोल्डन वीप की पावर। फिर एक दिन मेरा भाई एक्सीडेंट में मर गया। उसी वक्त सिक्की भी कुमी के पेट में था। कुमी सिक्की को लेकर मेरे पास आई। वो बीमार था। इंसान तो आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन डीमंस के लिए कोई इलाज नहीं था। मैं सिक्की को हॉस्पिटल ले गया और वो ठीक हो गया। कुमी ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे एक इंसान की तरह पालेगी, लेकिन एक डीमन होने के कारण ये उसके लिए मुश्किल था। तो मैंने उसे एक ऑफर दिया। मैंने कहा कि मैं उस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, बदले में उसे पैसा मिलेगा। वो मान गई। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने उस पे जंगल के हर क्रिएचर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि गोल्डन वेबिंग कोई म्यूटेंट से ही बन सकता है। एक दिन सिक्की ने हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान देख लिया। वो बहुत डर गया था। मैंने उसे कुमी से अलग कर दिया। एक्सपेरिमेंट चलता रहा जब तक कुमी टूटने ना लगी, और फिर आखिरकार मैंने वो बना लिया, वो लेजेंडरी गोल्डन वेब जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। इनुगामी अपना फोन निकालते हैं। ये सब सिक्की सुन रहा है। अब वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। सिक्की अपने वेब से आकियो को एक पेड़ से लटका देता है। ये सब सुनकर उसका खून खौल रहा है और वो बस उसे मारना चाहता है। आकियो कहता है इनुगामी क्या तुम एक बच्चे को किसी का खून करने दोगे? इनुगामी कहता है अगर तुम किसी और को मार सकते हो तो तुम्हें खुद मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी आकिरा डर के मारे जंगल से बाहर आता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? वो रोते हुए बोलता है फोन भी बिजी आ रहा था, मुझे लगा कोई भालू आ जाएगा। इनुगामी उसे शांत करते हुए बोलते हैं आराम से आकिरा। तभी उनकी नजर अपने पीछे पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक मॉन्स्टर जंगल से बाहर आ रहा है। इनुगामी तुरंत अपनी गन निकालते हैं और मॉन्स्टर के सर पे गोली मार देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इनुगामी के हाथ पे काट लेता है। उनका हाथ जहर से पर्पल होने लगता है। इनुगामी आकिरा को पकड़ते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर उन्हें जंगल में खींच लेता है। सिक्की, कबाने और नोबिमारू हैरान होकर ये सब देखते हैं कि तभी उनके आसपास कई सारे व्हाइट स्पाइडर मॉन्स्टर दिखते हैं। वो घिर चुके हैं। आकियो एक कमीना वाला स्माइल के साथ बोलता है ये तुम्हारे भाई बहन है सिक्की, मेरे एक्सपेरिमेंट के अनसक्सेसफुल रिजल्ट। एक मॉन्स्टर सिक्की का सिल्क थ्रेड काट देता है और आकियो को नीचे उतार देता है। आकियो कहता है ये सब तुम्हारी माँ की तरह बहुत आज्ञाकारी है, ये मेरी सारी बात मानते हैं। सारे मॉन्स्टर एक साथ अपना मुंह खोलते हैं और कुमी की आवाज निकालने लगते हैं। ये सब सुनकर सिक्की के दिमाग में अपनी माँ की यादें ताजा हो जाती है। वो रोते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। उसका लड़ने का इरादा ही टूट जाता है। नोबिमारू कबाने से कहता है अब सिक्की नहीं लड़ सकता, तुम क्या करोगे? कबाने पहले से अपने सुपर सैयन मोड में है। वो नोबिमारू को चुप रहने को कहता है और सिक्की की तरफ बढ़ता है। सिक्की से पूछता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सिक्की कबाने का हाथ पकड़ लेता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है, और फिर शुरू होता है कबाने का कांड। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। नोबिमारू भी उसका साथ देता है। उधर इनुगामी और आकिरा भी मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। इनुगामी आकिरा से अपना हाथ फ्रीज करने को कहता है ताकि जहर ना फैले। तभी जंगल से एक लड़की आती है, वही गुलाबी बालों वाली लड़की जिसे हमने पहले देखा था। वो मॉन्स्टर को उन्हें हमला करने से रोक देती है। वो कहती है पहले तुम्हारे हाथ का इलाज करना होगा, मेरे साथ चलो। वो इनुगामी और आकिरा को एक झरने के पास ले जाती है। वो बताती है इस झरने के पानी में हीलिंग पावर है, ये डीमन के लिए भी काम आता है, शायद जहर पे भी काम करे। वो फिर बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कबाने और दूसरे को आकियो को मारने से रोको।
जब तक मैं उससे कुछ सवाल ना पूछ लूं। कबाने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर चुका है। उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। वो आकियो के पास आता है, आकियो को कॉलर से पकड़कर सिक्की के पास फेंक देता है। कबाने सिक्की से पूछता है, बोलो क्या करना है इस कीड़े का। सिक्की खड़ा होता है। वो कबाने से कहता है, सॉरी तुम्हें मेरे लिए ये सब करना पड़ा। वो आकियो को घूरते हुए बोलता है, इसका हिसाब मैं खुद करूंगा। तभी गुलाबी बालों वाली लड़की इनुगामी और आकिरा के साथ वहां आती है। रुको, उसे मत मारो। आकियो उसे देखकर कहता है, आया तुम यहाँ क्या कर रही हो। आया बोलती है, चुप करो और ड्रामा बंद करो। वो ककून कहाँ है जो तुमने छुपाया है। आकियो मुस्कुराता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे मार नहीं सकती। सिक्की सोच में पड़ जाता है, ये लड़की आकियो के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। शायद ये उसकी रिसर्च का रिजल्ट है। तभी इनुगामी कहते हैं, मैं डिटेक्टिव भी हूँ भाई, मैं वो ककून ढूंढ लूंगा। फिर वो फोन निकाल के अपने दोस्त मिहाई को कॉल करते हैं और उससे आकियो का पूरा डिटेल मांगते हैं जहाँ वो उस ककून को छुपा सकता है। मिहाई डेटा एनालाइज करके 4 लोकेशन बताता है और कहता है नदी के पास ही वो उसे छुपा सकता है। आया और सिक्की बिना देरी करे नदी की तरफ भागते हैं। आया नदी में कूदने लगती है लेकिन सिक्की उसे रोक लेता है। मैं जाता हूँ, और वो नदी में चला जाता है। अंदर एक कोने में उसे अपनी माँ दिखती है, बेहोश पिंक सिल्क के ककून में बंधी हुई। तभी एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। सिक्की उसे तुरंत खत्म कर देता है और अपनी माँ को लेकर बाहर आता है। आया खुशी से रोते हुए बोलती है, माँ जिंदा है, ये गोल्डन वेबिंग है, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी अपने हीलिंग सिल्क से। सब लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि कुमी जिंदा है। नोबिमारू बोलता है, आकियो को कुमी को मारने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उसे आया को कंट्रोल करने के लिए और गोल्डन वेबिंग मॉन्स्टर बनाने के लिए जिंदा रखना चाहता था। सिक्की गुस्से में आकियो को एक मुक्का जड़ देता है। हमें मेरी माँ को सेफ जगह ले जाना है। वो डिसाइड करते हैं कि कुमी को लेकर टोक्यो वापस चलते हैं। कबाने पूछता है, आकियो का क्या करे। सिक्की कहता है, उसका सारा रिसर्च का खत्म हो जाना जिसमें वो सालों से लगा हुआ था, उसके लिए इससे बेहतर कोई सजा नहीं हो सकती। और ये बोल के वो सब कुमी को लेकर टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। तभी नोबिमारू आकियो के पास आता है और उसे जला देता है। टोक्यो वापस आके इनुगामी सबको एक स्पेशल क्लिनिक ले जाता है। रात के बीच में वो एक दरवाजा पे नॉक करता है और बोलता है, ये डीमन बिजनेस है। दरवाजा खुलता है और एक छोटी सी दादी अम्मा ग्रेनी ओहाना उन्हें अंदर बुलाती है। इनुगामी बताते हैं कि वो एक एनिमल डॉक्टर है और सारी जिंदगी एनिमल और डीमन को ट्रीट करते आई है। उनके लिए तो सारी जान इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंसान हो या डीमन। वो कुमी को चेक करती है और बोलती है, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा ट्रॉमा है इसे, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सिक्की कुमी के पास ही बैठा रहता है। आया थोड़ा डर रही है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, मैं भी तो उन्हीं मॉन्स्टर की तरह हूँ। सिक्की उसे अंदर बुलाता है, तुम्हें माँ का हाथ पकड़ना चाहिए, वो तुम्हारी भी माँ है। आया पूछती है, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे उन मॉन्स्टर की तरह। सिक्की समझाता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो माँ जिंदा है, तुमने उनका ख्याल रखा था इतने सालों तक। ये सुनकर आया रोने लगती है। वो पूछती है, क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ। तभी कुमी की आंख खुल जाती है। वो दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। सिक्की अपनी माँ के साथ ही रहता है और कबाने और आकिरा उसे बहुत मिस करते हैं। एक दिन इनुगामी बोलता है, मेरे पास एक मिशन है तुम दोनों के लिए। तभी सिक्की अंदर आता है। कोई मेरे एजेंसी छोड़ने की बात कर रहा था, मैं नहीं जाने वाला। मैंने कबाने से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करूंगा। आया भी आ जाती है। सिक्की बताता है कि माँ आज बाहर गई है तो वो आया को लेकर आया है। आया इनुगामी से बोलते हैं, मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, मैंने ग्रेनी ओहाना के साथ काम करने का डिसाइड किया है। उनके क्लिनिक में डीमंस को ट्रीट करूंगी, मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए। सिक्की चिल्लाने लगता है, क्या बोल रही हो, तुम तो सिर्फ 8 साल की हो, इतनी जल्दी बिजनेस। वो कबाने से बोलता है, कुछ बोलो इसे। कबाने बोलता है, अगर उसमें हिम्मत है तो करने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी सोच तो कमाल की है, मैंने तुम्हें जंगल में लड़ते हुए देखा था, तुम बहुत कूल लग रहे थे। फिर वो कबाने से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कबाने बोलता है, ओके। ये सुनकर तो सिक्की और आकिरा के होश उड़ जाते हैं। सिक्की तो बेहोश हो जाता है। तभी कौन अंदर आती है, कबाने मेरे साथ लड़ाई करो, मैं अब और स्ट्रांग हो गई हूँ। लेकिन तभी वो आया को देखती है जो कबाने से चिपक के बैठी है। कौन के चेहरे पे जलन साफ दिखती है। इनुगामी बोलते हैं, बस करो ये ड्रामा, मिशन पे फोकस करो। वो समझाते हैं कि हाराजुकु में कुछ अजीब हो रहा है, वहाँ कुछ औरतों के चेहरे बहुत बुरी तरह घायल हो रहे हैं, लगता है कोई डीमन का काम है। सिक्की और आकिरा तो ये सुनकर और डर जाते हैं। आया बोलती है, मैं कबाने के साथ चलूंगी। कौन बोलती है, मैं भी इन दोनों पे नजर रखने के लिए जाऊंगी। तीनों हाराजुकु पहुंचते हैं लेकिन एक पुलिसमैन उन्हें रोक लेता है। कौन अपना पुलिस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ,
लेकिन पुलिसमैन उसे भगा देता है। तभी कबाने बोलता है मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी से हूँ। पुलिसमैन उन्हें अंदर जाने देता है और बोलता है मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था इसके बारे में। वो डिमोनिक अटैक के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। कबाने कहता है यहाँ तो डिमोनिक स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगता है कल्प्रिट पास ही है। कौन आगे आगे चलने लगती है। कबाने उससे कहता है सारे विक्टिम लड़कियां हैं, इसलिए मुझे लीड करने दो। ये सुनकर कौन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाती है। कबाने ओके बोलकर आया के साथ चलने लगता है और कौन का मूड और खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिल में ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक स्पिरिट डीमन कौन के पास आती है और उसे हेल्प ऑफर करती है और वो आया के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। कबाने बिना सोचे समझे स्पिरिट डीमन पे हमला कर देता है और आया को बचा लेता है और वो ही स्पिरिट डीमन थी होने वाले सभी अटैक के पीछे। स्पिरिट डीमन रोते हुए बोलती है मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन मैं तो एक स्पिरिट हूँ, कोई मुझे देखता भी नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सुंदर लड़कियों के चेहरे को छीनकर खुद को खूबसूरत बना लूं तो वो मुझे नोटिस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी कबाने कहता है प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी से छीनो, प्यार का मतलब होता है देना। स्पिरिट डीमन गुस्से में बोलती है तुम्हें क्या पता प्यार के बारे में, तुम तो अपनी साथ वाली लड़की को भी ठीक से ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आया के बालों को खींचा था। वो कौन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कौन को समझ नहीं आता इस फीलिंग के बारे में। वो कहती है हमेशा कबाने के साथ उसे मजा आता था, पर आज उसे अजीब सा लग रहा है और अचानक वो आया पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कबाने उसे रोक लेता है। कौन रोते हुए वहां से भाग जाती है। आया स्पिरिट डीमन को अपने सिल्क थ्रेड से एक खूबसूरत रूप देती है। वो दोनों ऑफिस वापस आते हैं। मिशन सक्सेसफुल रहा, आया इनुगामी को बताती है और फिर कबाने के गाल पे एक किस कर देती है। सिक्की ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कबाने पार्क में जाता है और कौन को ढूंढता है। वो उसे कंफर्ट करता है और कौन फिर से खुश हो जाती है। कौन कहती है पहले मैं चाहती थी कि मैं इनारी की नंबर 1 बनूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी नंबर 1 बनना चाहती हूँ। अगली सुबह आया कबाने से मिलने आती है। कौन भी वहाँ आ जाती है और दोनों कबाने से पूछते हैं कि वो किसको चूज करेगा। अकीरा भी आ जाती है और बोलती है हाँ डिसाइड करो तुम्हारी लवर कौन बनेगी। कबाने थोड़ा सोचने के बाद बोलता है अगर लवर की बात है तो वो तो इनुगामी है। सबके होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं अकीरा का बड़ा भाई यूई भी टोक्यो आ जाता है। अकीरा और यूई एक बर्फीले गांव में पैदा हुए थे, पहाड़ों के बीच। गांव में सिर्फ औरतें रहती थी और 100 साल के बाद एक लड़का पैदा होता था जो कि गांव का चीफ बनता था। लेकिन इस बार 2 भाई पैदा हुए, अकीरा और यूई। यूई बड़ा था तो उसे चीफ बनने के लिए चुना गया, लेकिन सच ये था कि गांव की सारी पावर तो सिर्फ औरतों के हाथ में थी। पॉलिटिक्स से लेकर हंटिंग राइट तक सब वो डिसाइड करती थी। गांव में एक स्पेशल स्टोन था, नल स्टोन, जो कि एक श्राइन में रखा था पहाड़ों के ऊपर। कहते हैं कि गांव उसी स्टोन की रक्षा के लिए बनाया गया था। यूई बड़ा होते होते उसे समझ आ गया था कि ये औरतें पावर के लिए कुछ भी करेगी। वो अपने भाई आकिरा को लेकर गांव से भागना चाहता था। उसने उन औरतों से एक डील की कि अगर वो आकिरा को जाने दे तो वो चीफ बन जाएगा। औरतें मान गई, लेकिन आकिरा के गांव से जाते ही उन्होंने उसके पीछे असैसिन्स भेज दिए। ये बात सुनकर यूई नल स्टोन के पास जाता है और उसकी पावर से पूरा गांव ही तबाह कर देता है। फिर वो आकिरा को ढूंढने निकल जाता है। उधर आकिरा को कुछ इंसानों ने बचा लिया था और टोक्यो ले आए थे। तब से वो इनुगामी के साथ रह रहा है अपने भाई को ढूंढने के लिए। और अब इतने सालों बाद यूई भी टोक्यो आ गया है आकिरा को ढूंढते हुए। ऑफिस में आकिरा अपनी हरकतों में लगा है और सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। सिक्की और कबाने उसे बुरा भला बोल देते हैं। आकिरा का दिल टूट जाता है। उसका अपना फेवरेट डॉल, जिसका नाम उसने अपने भाई के नाम पे रखा था, वो भी टूट जाता है। मिहाई उसे ठीक करके उसमें एआई अपग्रेड कर देता है। दिल में गम लिए आकिरा एक नोट लिखता है, अपना सामान पैक करता है और ऑफिस से निकल जाता है। सड़कों पे चलते हुए आकिरा का सामना यूई से होता है। दोनों भाई इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यूई पूछता है तुम तो इनुगामी नाम के आदमी के साथ रहते थे। आकिरा जवाब देता है लेकिन अब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। यूई उसे लेकर शहर से बाहर जाने लगता है। वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, लेकिन आकिरा अपने भाई से मिलने की खुशी में कुछ नोटिस नहीं करता। शहर के बाहर यूई आकिरा से पूछता है कैसा घर चाहिए तुम्हें, और फिर एक झटके में एक बड़ा सा आइस कैसल खड़ा कर देता है। अंदर सब कुछ आइस से बना हुआ है। आकिरा खुशी से कैसल की फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी यूई उसका फोन छीनकर फ्रीज कर देता है और फिर उसे तोड़ देता है। यूई आकिरा को कैसल में बंद करके कुछ खाना लेने चला जाता है। उधर ऑफिस में कबाने और सिक्की की हालत खराब है।
आकिरा के बिना उन्हें सारे छोटे बड़े काम खुद करने पड़ रहे हैं और वो भी सही से नहीं हो रहा है। दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि आकिरा इतना भी यूजलेस नहीं था। वो लोग आकिरा को वापस लाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों इनुगामी से बात करते हैं, लेकिन तभी उन्हें न्यूज मिलती है शहर के बाहर एक बड़ा सा आइस कैसल बन गया है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। तीनों जल्दी से वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि यूई कैसल से बाहर आ रहा है। वो लोगों पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इनुगामी उसे रोक लेते हैं। यूई गुस्से में चिल्लाता है, कौन हो तुम? इनुगामी अपना नाम बताता है। इनुगामी की नजर यूई के चेस्ट में लगी हुई नल स्टोन पे पड़ती है, जो यूजर की लाइफ एनर्जी से पावर लेता है और उन्हें एक खतरनाक ताकत देता है। तुम स्नोई विलेज के डीमन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? इनुगामी पूछते हैं। यूई कहता है, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरे भाई की देखभाल की है, इसलिए वो उसे थैंक्स कहता है। सिक्की यूई से आकिरा के बारे में पूछता है। यूई पूछता है, तुम दोनों कौन हो? कबाने कहता है, हम उसके दोस्त हैं और हम आकिरा को वापस लेने आए हैं। ये सुनकर यूई तीनों को फ्रीज कर देता है और कैसल के अंदर ले जाता है। आकिरा अपने कमरे में अपने डॉल के साथ खेल रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसके डॉल में एक प्रोजेक्टर और इंटरनेट कनेक्शन भी है। तभी यूई आकिरा को नीचे बुलाता है। आकिरा खुशी खुशी नीचे आता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दोस्तों पे पड़ती है, जो कि अब बर्फ की मूर्ति बन चुके हैं। वो ये देखकर डर जाता है और गिर पड़ता है। यूई को लगता है आकिरा की तबीयत खराब हो गई है और वो उसके लिए मिंट लेने चला जाता है। जैसे ही यूई बाहर जाता है, वो डॉल आकिरा से कहती है, वो लोग मरे नहीं हैं, हमें उनकी आइस मेल्ट करने के लिए नमक चाहिए होगा। यूई के वापस आते ही आकिरा बोलता है, भैया मुझे स्किन केयर के लिए नमक चाहिए। यूई बिना कुछ बोले नमक लेने के लिए चला जाता है और कैसल को लॉक कर देता है। मौका देखकर कबाने अपनी बॉडी को तोड़कर आइस से बाहर निकलता है और फिर से रीजनरेट हो जाता है। कबाने कहता है, मैं यूई से लड़ने जा रहा हूँ और तुम्हें वापस ऑफिस ले जाऊंगा। आकिरा जानता है कि यूई कितना पावरफुल है। वो नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे। वो कबाने को रोकने के लिए नाटक करता है, नहीं तुम जाओ, भैया जल्द ही नमक लेकर आएंगे। मैं अब उस एजेंसी में काम नहीं करने वाला। मैं भैया के साथ बीच पे रहना चाहता हूँ, तुम बोरिंग लोगों को छोड़कर। तभी यूई वहाँ आता है। वो कबाने पर अटैक करने वाला रहता है। तभी आकिरा उसे रोक लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों के जाने के बाद वो डॉल फिर से बोलता है और कबाने को इनुगामी और सिक्की को मेल्ट करने का प्लान बताता है। कबाने काम पर लग जाता है और वो डॉल खुद को उनके बीच में रखने को कहता है ताकि उसकी मैकेनिकल एनर्जी से वो गर्म हो सके। तभी वहाँ अचानक से इनारी आती है। वो कबाने से कहती है, क्या आज तुम मुझे अपना लाइफ स्टोन दोगे? वो बताती है कि नल स्टोन का भी संबंध तुम्हारे पेरेंट्स से है। तभी डॉल फिर से बोलता है, लेकिन इस बार इनुगामी की आवाज में, कबाने मैं अपना ब्रेन वेव और हार्ट बीट से तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें जल्दी से आकिरा और यूई के पास जाना होगा और तुम इनारी की चिंता मत करो, वो अभी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। उसके बाद कबाने अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में भागता है। उधर नोबीमारू यूई पे हमला कर देता है। यूई आकिरा को एक आइस केज में बंद कर देता है और नोबीमारू से लड़ने लगता है। नोबीमारू पूरा फायर फॉक्स मोड में शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है, लेकिन यूई आसानी से सब क्लोन को मार देता है। फायर और आइस की टकरार से पूरा इलाका धुंध से भर जाता है। यूई आकिरा की आवाज सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और नोबीमारू ये मौका देखकर उसके सीने से नल स्टोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो नल स्टोन को छूता है, उसकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है। उसका हाथ टूटने लगता है। नोबीमारू इनारी पे गुस्सा होता है कि उसने उसे बेट की तरह यूज किया, लेकिन अभी गुस्से का वक्त नहीं है। वो सोचता है कि कैसे यूई को हराएं। तभी यूई उस पे आइस स्पेयर से हमला कर देता है। नोबीमारू बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कबाने आ जाता है। वो नोबीमारू को बचा लेता है और दोनों मिलकर यूई से लड़ने का प्लान बनाते हैं। नोबीमारू कहता है, बिना फ्रीज हुए कैसे लड़ सकते हैं? तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कबाने के शरीर में आग लगा देता है और कबाने उस आग को अपनी आर्मर की तरह यूज करके यूई से लड़ने लगता है। लंबा और खतरनाक मुकाबला होता है, जिसमें कबाने जलती हुई हड्डियों में बदल जाता है। नल स्टोन की पावर की वजह से यूई की लाइफ एनर्जी भी खत्म होने लगती है। आकिरा किसी तरह अपने केज से निकल आता है और अपने भाई के सीने से नल स्टोन निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो नल स्टोन को छूता है, उसके दिमाग में उसके भाई की सारी बुरी यादें आने लगती है। ये सब देखकर वो रोने लगता है।
तभी कबाने उसकी मदद के लिए आता है। कबाने अपना लाइफ स्टोन नल स्टोन पे थूकता है और दोनों स्टोन एक हो जाते हैं। नल स्टोन की पावर चली जाती है और आइस कैसल टूट जाता है। इनुगामी और सिक्की भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इनारी नल स्टोन को अपने पास रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इनुगामी आ जाते हैं। वो इनारी को भगा देते हैं और नल स्टोन कबाने और यूई को वापस कर देते हैं। इसके बाद सभी ओहाना क्लिनिक जाते हैं, जहां आया उनके इंजरीज का इलाज करती है। यूई, जो कि अपने किए पे बहुत गिल्ट फील कर रहा है, कहता है ये सब मेरा कसूर है। मैं नल स्टोन की पावर को कंट्रोल नहीं कर सका और इतना सब कुछ कर दिया। मैंने अपना पूरा गांव ही खत्म कर डाला। लेकिन तभी आकिरा पहली बार हिम्मत करके यूई को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है ये बकवास बंद करो, ये सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है। तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब किया, इसलिए इसका आधा जिम्मेदार मैं भी हूँ। इसके बाद कबाने यूई से पूछता है क्या तुम्हें इन स्टोन्स के बारे में कुछ पता है? शायद इससे मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकूं। यूई पूछता है तुमने कभी किमोनो जिन के बारे में सुना है? इनुगामी समझाते हैं किमोनो जिन 1000 साल पहले इंसान और डीमंस के बीच एक जंग थी। उसे रोकने के लिए पावरफुल डीमंस ने अपनी पावर्स इन स्टोन्स में डाल दी थी और अपने वंशज को दी थी ताकि वो उन्हें कंट्रोल में रख सके। तभी यूई कहता है और अगर ये लाइफ स्टोन तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिला है तो इसका मतलब है कि वो लोग जरूर किसी डीमन क्लैन के चीफ होंगे। इनुगामी कहते हैं और अब इस नॉलेज के साथ हम तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ढूंढने निकल सकते हैं। अगले दिन आकिरा कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने भाई के साथ घूमने निकल जाता है। इनुगामी कबाने के साथ उसके पेरेंट्स के बारे में पता करने निकल जाते हैं। सिक्की, जो कि अपनी माँ और बहन के साथ रह रहा है, वहीं रुकने का फैसला करता है और जाते जाते कबाने को गुड लक विश करता है। लेकिन उधर इनारी अपना नया प्लान बना चुकी है। वो कॉन को कबाने के अगेंस्ट यूज करना चाहती है। वो कॉन को ऑर्डर देती है कबाने का दिल जीत लो और उसके पास से लाइफ और नल स्टोन ले आओ। कबाने जाने से पहले पार्क में कॉन से मिलना चाहता है। तभी कॉन एकदम से वहां आ जाती है, बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इनुगामी ये सुनकर समझ जाते हैं कि कॉन इनारी के कहने पर आ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और उसे अपने साथ ले चलते हैं। और इसी के साथ किमोनो जिन का सीजन 1 खत्म होता है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या कॉन इनारी का प्लान सक्सेसफुल बना पाएगी? क्या कबाने अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए इंतजार करो अगले सीजन का।